कुछ समय पहले तक मेरी जिंदगी एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसी हो गई थी। दौड़ तो रही थी लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही थी। अच्छी नौकरी थी, एक सेट रूटीन था, पर हर रात सोने से पहले एक खालीपन सा महसूस होता था। एक खोखलापन। हाँ, ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी ही जिंदगी की बस एक यात्री हूँ, ड्राइवर कोई और है। और फिर घंटों फोन पर स्क्रॉल करना, देर रात तक कुछ भी देखते रहना, ये सब शायद उस खालीपन से भागने के तरीके थे। बिल्कुल। और ये एहसास बहुत पहचानने वाला है। मतलब हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमसे 24/7 ऑन रहने की उम्मीद करती है। सही बात है। हमारी नौकरियां, हमारा सोशल जीवन, यहाँ तक कि हमारा मनोरंजन भी, सब कुछ हमारे शरीर की जो प्राकृतिक लय है उसके खिलाफ काम कर रहा है। तो हम थक कर चूर हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि कमी हम में है, जबकि असल में हम बस एक गलत ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। गलत ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही कहा। यही वो एहसास था जिससे मैं जूझ रही थी, और इसी खोज में मुझे एक किताब मिली जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। अच्छा। चेंज योर शेड्यूल, चेंज योर लाइफ, जिसे मिशेल डी सीटन और सुहास क्षीरसागर ने लिखा है। आज हम इसी किताब से निकले कुछ हैरान कर देने वाले आइडियाज पर बात करेंगे। ये किताब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आधारित है। हाँ, कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने दिन के कुछ घंटों को, कुछ आदतों को अपने शरीर के हजारों साल पुरानी बुद्धि के साथ मिलाना है। मतलब बड़े नाटकीय बदलावों की बात नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटे, सटीक और सोच समझकर किए गए समायोजन के बारे में है। और ये उन आम धारणाओं को भी तोड़ती है जिन्हें हम हेल्दी मानकर चलते हैं, जैसे वजन कम करने के लिए दोपहर का खाना छोड़ देना, या ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए नींद कम कर देना। हाँ, मैं भी करती थी। देर रात तक काम करती थी ये सोचकर कि मैं ज्यादा काम निपटा रही हूँ, जबकि असल में हम अपने ही शरीर से लड़ रहे होते हैं। ये आदतें हमारे जेनेटिक डिजाइन के खिलाफ हैं। हमारे शरीर की एक तय ताल है, एक लय है। जब हम उस लय को तोड़ते हैं तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है और नतीजा होता है तनाव, बीमारियां और वो खालीपन जिसकी बात आपने शुरू में की। तो चलिए इसी लय को समझने की कोशिश करते हैं। किताब का जो पहला और सबसे बुनियादी आइडिया है वो है हमारी आंतरिक घड़ी या इंटरनल क्लॉक को समझना, उसका सम्मान करना। हाँ, ये सिर्फ सुबह उठने या रात में सोने के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोचिए कि आपका शरीर एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। अच्छा। और आपकी सर्काडियन रिदम यानी दिन रात की लय उसकी कंडक्टर है। वाह। ये कंडक्टर ही तय करती है कि कब पाचन वाले वाद्य यंत्र बजेंगे, कब सोने वाले हार्मोन की धुन शुरू होगी और कब ऊर्जा का संगीत अपने चरम पर होगा। और जब हम देर रात तक जागते हैं या किसी भी समय कुछ भी खा लेते हैं तो हम उस कंडक्टर को कंफ्यूज कर देते हैं। नतीजा पूरा ऑर्केस्ट्रा बेसुरे तरीके से बजने लगता है। वाह, ये ऑर्केस्ट्रा वाला उदाहरण कमाल का है। तो इस कंडक्टर को वापस लय में लाने के लिए पहला कदम क्या है? किताब में 3 बहुत सरल बदलावों की बातें हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और पहला है सोने का समय तय करना। रात 10:30 बजे तक सो जाना, ये सुनने में तो मतलब बहुत आसान लगता है। लगता आसान है, पर इसका असर जबरदस्त है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। डोमिनो इफेक्ट कैसे? जब आप समय पर सोते हैं तो आप सिर्फ सोने नहीं रहे होते, आप अपने शरीर को मरम्मत और रिचार्ज का पूरा मौका दे रहे होते हैं। इससे आपके तनाव को कंट्रोल करने वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल संतुलित रहते हैं। अच्छा। और जब कॉर्टिसोल संतुलित रहता है तो देर रात कुछ मीठा या अनहेल्दी खाने की इच्छा भी कम हो जाती है। अरे वाह, तो सिर्फ एक आदत बदलने से तनाव और वजन दोनों पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, दूसरा बदलाव खाने से जुड़ा है। दिन का सबसे भारी भोजन दोपहर में करना, ये मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। मैं दोपहर में हल्का फुल्का कुछ खा लेती थी और रात में पूरा खाना खाते थे। और ऐसा करके आप अपनी पाचन शक्ति के सबसे कमजोर समय में उसे सबसे मुश्किल काम दे रहे थे। हमारी पाचन शक्ति एक आग की तरह है। आयुर्वेद में इसे जठराग्नि कहते हैं। ये आग दोपहर 12 से 2 के बीच सबसे तेज जलती है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज आसमान में सबसे ऊपर होता है। तो उस समय भारी से भारी भोजन भी आसानी से पच सकता है। हाँ, लेकिन रात में जब सूरज ढल जाता है तो ये आग भी धीमी पड़ जाती है। उस समय भारी भोजन करने का मतलब है अधपचे भोजन को अपने सिस्टम में रखना, जो फिर गैस, ब्लोटिंग और बेचैनी पैदा करता है। बिल्कुल। लेकिन एक डर रहता है। कई लोगों को लगता है कि दोपहर में भारी खाने से वजन बढ़ जाएगा या ऑफिस में नींद आएगी। इस मानसिकता से कैसे निपटा जाए? ये बहुत ही आम डर है। यहाँ 2 बातें समझना जरूरी हैं। पहली,
भारी का मतलब अनहेल्दी नहीं है, इसका मतलब है पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित भोजन। सही। और दूसरी, जब आप दोपहर में पेट भरकर खाते हैं तो रात में आपको अपने आप ही कम भूख लगती है। आप कैलोरी कम नहीं कर रहे, बस उन्हें दिन के उस समय में ले जा रहे हैं जब आपका शरीर उन्हें सबसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। और नींद आने वाली बात का क्या? वो अक्सर तब होता है जब हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड कार्ब्स खाते हैं। एक संतुलित लंच आपको ऊर्जा देगा, सुस्त नहीं बनाएगा। समझ गई। और तीसरा बदलाव है सुबह सबसे पहले वर्कआउट करना, सिर्फ 20-30 मिनट। यहाँ सुबह के समय पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि सुबह का वर्कआउट, खासतौर पर अगर बाहर प्राकृतिक रोशनी में किया जाए, तो वो आपकी आंतरिक घड़ी को रीसेट करने का सबसे शक्तिशाली बटन है। रीसेट बटन? हाँ, सुबह की धूप आपकी आंखों के जरिए आपके दिमाग को सिग्नल भेजती है कि दिन शुरू हो गया है, जाग जाओ। इससे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है और रात के लिए नींद का हार्मोन मेलाटोनिन सही समय पर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब एक तरह से आप अपने पूरे दिन की ऊर्जा और रात की नींद की नींव सुबह के पहले कुछ मिनटों में ही रख देते हैं। बिल्कुल सही। और एनर्जी को रीसेट करने का सबसे बड़ा जरिया तो शायद अच्छी नींद ही है। किताब में नींद को जादुई दवा कहा गया है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ 8 घंटे पूरे करने के बारे में है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हम सब जानते हैं 8 घंटे सोना जरूरी है, पर जो असली वाव मोमेंट है वो ये समझना है कि नींद कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है। ये दिमाग के लिए रात की सफाई का काम करती है। रात की सफाई? में से दिमाग में कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स जमा होते हैं। नींद के समय हमारा दिमाग एक तरह से सिकुड़ जाता है ताकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन जहरीले पदार्थों को बहाकर बाहर निकाल सके। अरे बाप रे! और अगर ये सफाई ठीक से न हो तो यही कचरा लंबे समय में अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो ये सिर्फ आराम नहीं, ये एक जरूरी न्यूरोलॉजिकल मेंटेनेंस है। ये तो डरावना भी है और आंखें खोलने वाला भी। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी समस्या क्या थी। मैं देर रात तक फोन चलाती थी, ये सोचकर कि मैं रिलैक्स कर रही हूँ। लेकिन असल में आप अपने दिमाग की इस सफाई प्रक्रिया को ही रोक रही थी। इसीलिए सुबह उठकर भी ताजगी महसूस नहीं होती थी। बिल्कुल। और फोन की नीली रोशनी इस समस्या को और बढ़ा देती है। ये रोशनी सीधे सीधे नींद के हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को रोकती है। आपका शरीर अंधेरा होने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो नींद की प्रक्रिया शुरू कर सके, और आप उसे अपने चेहरे के सामने एक छोटा सा सूरज दिखाकर कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीन बंद करना समझ आता है, लेकिन आजकल तो कई ऐप्स और फोन में नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर होता है। क्या वो काफी नहीं है, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नाइट मोड और ब्लू लाइट फिल्टर कुछ हद तक मदद जरूर करते हैं। वो सबसे हानिकारक नीली रोशनी को कम कर देते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। तो फिर समस्या सिर्फ रोशनी के रंग की नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग को मिलने वाले स्टिमुलेशन की भी है। जब आप सोने से ठीक पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं या न्यूज पढ़ रहे होते हैं, तो आपका दिमाग एक्टिव मोड में रहता है। वो शांत नहीं हो पाता। हाँ, इसलिए सबसे अच्छी सलाह यही है कि सोने से कम 1 घंटा पहले हर तरह की स्क्रीन को बंद कर दिया जाए और उसकी जगह कुछ शांत करने वाली गतिविधि की जाए। जैसे किताब पढ़ना या हल्की आवाज में संगीत सुनना। बिल्कुल। और खाने का समय भी नींद से जुड़ा है। किताब में शाम 6 बजे तक डिनर करने की सलाह दी गई है। ये आज की जीवन शैली में बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। इसे इस तरह समझिए, आपका शरीर रात में 2 बड़े काम करना चाहता है, शरीर की मरम्मत और दिमाग की सफाई। ठीक है। अगर आप देर से भारी खाना खाते हैं तो आप उसे एक तीसरा बड़ा काम दे देते हैं, पाचन, और शरीर एक समय पर एक ही काम अच्छे से कर सकता है। और नतीजा ये होता है कि न तो पाचन ठीक से होता है, न मरम्मत, और नींद की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। तो अगर 6 बजे संभव न हो तो कोशिश करें कि सोने से कम 3 घंटे पहले अपना डिनर खत्म कर लें, और वो दिन का सबसे हल्का भोजन हो। खाने की बात चली है तो इसी पर और गहराई से बात करते हैं। किताब का एक पूरा हिस्सा इसी पर है कि क्या खाते हैं से ज्यादा जरूरी कब खाते हैं हो सकता है। हाँ, ये आइडिया ही अपने आप में काफी अलग है। ये एक क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि ये हमारे फोकस को कैलोरी गिनने से हटाकर समय के साथ तालमेल पर ले आता है। हमारा शरीर दिन के अलग अलग समय में पोषक तत्वों को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। सुबह के समय हमारा शरीर कार्ब्स को ऊर्जा में बदलने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है, और दोपहर में वो प्रोटीन और फैट को पचाने में माहिर होता है, और रात में
वो उपवास और मरम्मत के मोड में जाना चाहता है। तो जब हम इस प्राकृतिक लय के अनुसार खाते हैं तो खाना हमारे शरीर में बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है और फैट के रूप में जमा होने की संभावना कम हो जाती है। किताब में एक आदर्श भोजन स्केड्यूल का जिक्र है। सुबह उठने के 30 मिनट के अंदर कुछ खाना, फिर 7 से 9 के बीच नाश्ता, 12 से 2 के बीच लंच और शाम 6 बजे डिनर। पर रोज इस रूटीन को फॉलो करना, याद रखना ये एक चुनौती है। शुरुआत में है, इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने फोन पर खाने के समय के लिए अलार्म सेट कर लें। अलार्म? ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ हफ्तों तक ऐसा करने से आपके शरीर को एक नई आदत पड़ जाएगी। आपका शरीर खुद ही उस समय पर भूख का सिग्नल देने लगेगा। अच्छा, ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी छोटे बच्चे को सोने और खाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल, हमें अपने शरीर के साथ भी वैसा ही धैर्य और निरंतरता दिखानी होगी। एक और बहुत बड़ी चुनौती है देर रात की भूख। जब रात के 11 बजे सच में पेट में चूहे कूद रहे हों, तब हर्बल चाय से काम चलाना बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, मैं समझ सकता हूँ। क्या इसका कोई बेहतर मनोवैज्ञानिक या पोषण से जुड़ा उपाय है? बिल्कुल। पहली बात तो ये कि अगर आप दिन में, खासतौर पर दोपहर में सही मात्रा में प्रोटीन और हेल्दी फैट खा रहे हैं, तो रात में तेज भूख लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अच्छा, ये तो बचाव हो गया। हाँ, लेकिन अगर फिर भी भूख लगे तो डिनर में प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें शामिल करें, जैसे पनीर भुर्जी या दाल। ये आपको लंबे समय तक संतुष्ट रखते हैं। और मनोवैज्ञानिक स्तर पर? मनोवैज्ञानिक स्तर पर उस भूख को एक आदत के रूप में पहचानें। खुद से पूछें, क्या ये सचमुच की भूख है या मैं सिर्फ बोरियत या तनाव की वजह से खाना चाहता हूँ? कई बार सिर्फ ये सवाल पूछना ही उस इच्छा को तोड़ देता है। एग्जैक्टली। ये तो खाने की बात हुई। अब गतिविधि या एक्सरसाइज पर आते हैं। किताब में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है, ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। ये तो पूरी फिटनेस इंडस्ट्री की सोच के ही खिलाफ है। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम ऑल और नथिंग की मानसिकता में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम रोज 1 घंटा जिम नहीं जा सकते तो कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं, और इसी सोच के कारण हम कुछ भी नहीं करते। सही। किताब इसके बजाय निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी पर जोर देती है। रोज सिर्फ 15-20 मिनट की तेज चाल चलना उस 1 घंटे के जिम सेशन से कहीं ज्यादा फायदेमंद है जो आप हफ्ते में 1 बार करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। बिल्कुल बहाना। और उतना समय कभी निकलता नहीं था। लेकिन सिर्फ 15 मिनट की तेज चाल भी काफी है। ये तो किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और जब आप इसे सुबह नाश्ते से पहले करते हैं तो इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं। उस समय आपका शरीर ऊर्जा के लिए सीधे जमा हुए फैट को बर्न करना शुरू कर देता है। अच्छा। किताब में इंटरवल ट्रेनिंग का भी सुझाव है, जो कम समय में ज्यादा असरदार होती है, जैसे 1 मिनट तेज चलना और फिर 2 मिनट धीरे चलना। इस तरह के 20 मिनट के सेशंस भी काफी है। हाँ, ये आपके मेटाबॉलिज्म को घंटों तक बढ़ाए रखते हैं। लक्ष्य खुद को सजा देना नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत बनाना है जो जिंदगी भर साथ चले। इन सब बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये सब छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इन्हें एक साथ अपनी जिंदगी में लाना फिर भी मुश्किल हो सकता है। हो सकता है, खास तौर पर जब पुरानी आदतें बहुत मजबूत हों, जैसे शाम को काम से घर आकर फोन चलाना। इसे कैसे बदलें? यहाँ एक बहुत कारगर मनोवैज्ञानिक ट्रिक काम करती है। किसी बुरी आदत को सिर्फ छोड़ने की कोशिश ना करें, उसे किसी अच्छी आदत से बदलें। अच्छा, मतलब? अगर आपका लक्ष्य है कि मैं शाम को फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपका दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए कुछ ढूंढेगा। सही बात है। इसके बजाय एक ठोस योजना बनाएं। मैं शाम को घर आकर 15 मिनट के लिए अपनी पसंदीदा किताब पढ़ूंगा, या मैं परिवार के साथ बैठकर दिन के बारे में बात करूंगा। तो जब आपके पास एक आकर्षक विकल्प होता है तो दूरी आदत को छोड़ना आसान हो जाता है। बिल्कुल, ये इच्छा शक्ति का नहीं, योजना का खेल है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारा शरीर अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान है। उसमें एक प्राकृतिक लय है, एक घड़ी है जो हजारों सालों से विकसित हुई है। स्वास्थ्य, ऊर्जा और खुशी का राज इस घड़ी से लड़ने में नहीं, बल्कि इसके साथ तालमेल बिठाकर जीने में है। ये अपने शरीर को एक मशीन की तरह देखने के बजाय उसे एक बगीचे की तरह देखने के बारे में है। हाँ, उसे सही समय पर सही पोषण, सही धूप और सही आराम दीजिए और वो अपने आप खिलेगा। बहुत खूब। अपने शरीर को बगीचे की तरह देखना, ये सोच ही कितनी शक्तिशाली है। ये हमें अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस हमारे हाथों में देती है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ने के लिए, आज हमने दैनिक शेड्यूल की लय की बात की,
लेकिन क्या यही सिद्धांत हमारे जीवन के बड़े चक्रों पर भी लागू हो सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या हमारे हफ्ते, महीने या साल की भी कोई प्राकृतिक लय होती है? हो सकता है। क्या रचनात्मकता या गहरे काम के लिए हफ्ते का कोई खास समय बेहतर होता है? क्या हमारे रिश्तों या करियर की बड़ी योजनाओं को भी